हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। बिहार बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने हाल ही में अपने 10th और 12th एग्जामिनेशन के जो डेट्स हैं, जो डेट शीट है उसको अनाउंस कर दिया है। और अगर 10th एग्जामिनेशन की बात करें तो ये 17 फरवरी से लेकर के 24-25 तक चलने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार बोर्ड ने जो है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो बिहार का है, इसने क्या किया है, मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया है 10th एग्जामिनेशन का। तो जितने भी मॉडल पेपर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर्स हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहली बार हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी का मॉडल पेपर। तो देखिए, सबसे पहले मॉडल पेपर डिस्कस करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। मॉडल पेपर जारी करने का उपलक्ष्य क्या होता है किसी भी स्टेट बोर्ड का? तो मॉडल पेपर वो इसलिए जारी करते हैं कि एक ढांचा आपको मिल जाता है, आपके पास एक आइडिया हो जाता है बेसिक कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। तो इसीलिए मॉडल पेपर जारी किया जाता है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आ भी जाएं इससे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मॉडल पेपर जो जारी किया उसमें से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक बेसिक आइडिया देने के लिए सरकार ये करती है। तो देखिए, मोटा मोटा बात कर लेते हैं क्या क्या है इस क्वेश्चन पेपर में। इस पेपर का जो आपका नाम है एमटी हिंदी, ठीक है, एमटी हिंदी। टोटल 100 मार्क्स का ये रहने वाला है। टाइम जो आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 100+6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 100+6 क्वेश्चन कैसे? तो 100 क्वेश्चंस आपको ऑप्शनल के देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू वाले, जिसमें से आपको 50 करने होंगे, और 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपका खंड बी है या पार्ट बी है उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरे एक एक इंस्ट्रक्शन अभी पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमें एग्जामिनेशन के लिए तैयार होना है, हमें पूरा प्रिपेयर होके जाना है, ताकि वहाँ पे ये पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ना कर दें। देखिए, निर्देश जो है परीक्षार्थियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, वो है ओएमआर जो आपको सीट मिलेगा, ठीक है, उस पर आपका जो क्रमांक है, पुस्तिका क्रमांक, यानी कि जो आपको बुकलेट मिलेगा, क्वेश्चन बुकलेट, उसका 10 अंक उसको लिखने होंगे ओएमआर पे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन बुकलेट का जो नंबर होगा ना, सीरियल नंबर, वो आपको ओएमआर सीट पे लिखना होगा। उसके बाद परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। अब ये बात की जा रही है सब्जेक्टिव आंसर्स की। जो आपको लिखने होंगे ना डिस्क्रिप्टिव आंसर, वो आपको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना कोशिश कीजिए कि बुक से रट के गए और लिख दिया। ठीक है, अपने तरीके से लिखिए। दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। अभी जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा, इसके इस साइड यहाँ पे मार्क्स भी दिए रहेंगे क्वेश्चन पेपर के सामने, तो वो आपको आइडिया लगता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ठीक है, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। तो ये 15 मिनट आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन को लिखने के लिए। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है। देखिए, इसके 2 खंड होंगे, मतलब 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा, या खंड अ और खंड ब। ठीक है, पार्ट ए में है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे 100। उनमें से किसी भी 50 का आंसर आपको करना होगा। ठीक है, किसी भी 50 का आपको आंसर करना होगा। 50 से ज़्यादा भी अगर आप आंसर कर देते हैं ना, तो आपको शुरू के जो 50 आंसर आपने किए उसी का मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं करिएगा कि 50 पूछा है तो 60-70 करके आ गए, 80 करके आ गए, कि जो 50 सही होंगे उसका तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। जो शुरू के 50 होंगे ना, उसी के आंसर आपको जोड़ेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। तो इससे अच्छा ये है कि टोटल कहीं से भी करिए, 50 ही करिए टोटल। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 1 मार्क्स मिलेंगे हर ऑप्शनल के और हर एमसीक्यू के। ओएमआर उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को काले नीले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। यानी कि जो ओएमआर शीट आपको भरना होगा ना, या तो आप ब्लैक पेन का, वो भी बॉल पेन का इस्तेमाल करिए, या फिर ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करिए। ठीक है, मैं रेकमेंड करूंगा कि ब्लैक पेन का इस्तेमाल आप ओएमआर के लिए करें, और लिखने के लिए आप ब्लैक या ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर प्रयोग करना मना है। क्योंकि देखिए, ओएमआर जो शीट है उसकी जांच मशीन के द्वारा होती है, तो उसको बचा के रखिए। उस पर व्हाइटनर मत गिरने दीजिएगा, या कोई भी लिक्विड या ब्लेड, नाखून नहीं लगने दीजिएगा।
उसके बाद खंड ब में 6 विषयनिष्ठ प्रश्न है। उसके बाद अगर पार्ट बी की बात करें तो उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे विषयनिष्ठ, यानी कि डिस्क्रिप्टिव आपको प्रश्न मिलेंगे। और उसके बाद किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। ठीक है, ये कुछ निर्देश आपके पास थे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यूज की, जो कि पार्ट ए में आपसे पूछा जाएगा। हर प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे और किन्हीं भी 50 का आंसर देना है तो सिर्फ 50 ही दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे आपको बताना है, इसलिए मैं पूरे 100 के 100 क्वेश्चन का आंसर आपके सामने बताऊंगा। लेकिन एग्जाम में आप ऐसा नहीं करेंगे। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आप कितना आंसर करेंगे? 50। कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस 50 करके आइएगा जो भी आपको आता है। पहला क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है? तो देखिए, ये रचना है भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो आपने ये सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। अगर आप ये चैप्टर्स आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो बहुत कम टाइम बचे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि हर जितने भी चैप्टर्स हैं ना, चाहे वो वर्णिका में है या गोधूली में है, उन सब के डिस्क्रिप्टिव के आंसर, मतलब क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे। साथ ही साथ जितने भी एमसीक्यूज है ना हर चैप्टर में, उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप ये डिमांड करेंगे तभी मैं करूंगा, अपनी मर्जी से नहीं करने वाला। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? तो सेन साहब की नई मोटर कार काले रंग की है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो देखिए, मैक्स मुलर की दृष्टि में जो इन सब संपदाओं से भरा हुआ है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, वो है भारत। और ये किस चैप्टर से है? भारत से हमने क्या सीखा। नेक्स्ट है, मनुष्य में जो घृणा है वह अनायास बिना सिखाए ही आ जाती है ना। हमारे अंदर घृणा करना अपने आप आ जाता है, कोई हमें सिखाता नहीं है कि फलाने से घृणा करो या फिर कुछ भी, लेकिन हमारे अंदर अनायास ही आ जाती है। वह पशुत्व का द्योतक है, यानी कि पशु है ना, पशु के अंदर घृणा आ जाती है। देखिए, एक कुत्ता खाना खा रहा होता है तो दूसरे कुत्ते टूट पड़ते हैं उस पर कि तुम क्यों खा रहे हो, और दोनों में और सब में लड़ाई हो जाती है। तो एक दूसरे से घृणा करना पशुत्व का द्योतक है, यानी कि पशु लोग ऐसा करते हैं, और ऐसा करने से मनुष्य भी पशु के भांति ही व्यवहार करता है। और अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। तो यहाँ पे पशु और मनुष्य में अंतर बताया गया है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? आपको ये बताना है कि ये जो पंक्तियां ली गई है वह किस पाठ से ली गई है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कहानी पढ़ी होगी, और ये जो है ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस कहानी से ली गई है। मेंडलीफ किसकी रचना है? तो देखिए, मेंडलीफ जो है रचना वो है गुनाकर मूले की रचना है। ठीक है, मेंडलीफ गुनाकर मूले की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगिरी के यादव शासकों को के लेख किस लिपि में है? तो देवगिरी के जो यादव शासक है ना, इनके जो लेख थे ये नंदी नागरी लिपि में थे। कौन सी लिपि में? नंदी नागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो अमरकांत जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ वह किसके लिए मिला? तो वो कथा लेखन के लिए मिला था। और जो कथा का नाम था उसका नाम था इन्हीं हथियारों से। क्या नाम था? इन्हीं हथियारों से। नेक्स्ट है, बहादुर कैसा लड़का था? तो ये अमरकांत जी की ही रचना है बहादुर। और वो कैसा लड़का था? तो बहादुर हंसमुख और मेहनती लड़का था। आगे बढ़ते हैं। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। ये जो लाइंस है, ये जो पंक्तियां है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? कौन से लेसन से लिया गया है? तो ये लिया गया है परंपरा का मूल्यांकन पाठ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ऑमलेट नहीं खाता था? तो पंडित बिरजू महाराज ऑमलेट नहीं खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी। क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी। विल्नव क्या है? विल्नव क्या है? तो विल्नव क्या है? फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। क्या है? फ्रांस का एक छोटा सा गांव।
लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? लेखक को गीले कपड़ों में देख के दीदी नाराज हो गई उनकी। ठीक है। नेक्स्ट है, लेखक यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कब हुआ था? तो यतीन्द्र मिश्रा जी का जन्म हुआ था 1977 में। अगला क्वेश्चन है, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? मतलब संगीत के प्रति उनकी रुचि कैसे हुई? तो देखिए, जो शुरुआती दिन थे ना बिस्मिल्लाह खां के, तो रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत को देख करके, सुन करके उनको संगीत की आसक्ति हुई। नेक्स्ट है, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। ठीक है, काशी यानी कि बनारस को काशी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो हमें पता है कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने ने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? ठीक है, किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो देखिए, पीटर ब्रुक का जो महाभारत है ना, जो कि विवादास्पद था, काफ़ी कुछ विवाद हो सकता था उस पर, तो ये पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो अपनी अम्मा को। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो अपनी अम्मा को समझते थे। द का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए, आप पढ़ के देखिए, त थ द। तो आपकी जो जीभ है ना, जीभ का जो अग्रभाग है ना, वो टच होगा आपके दांतों से। तो जहां पे ही दांतों से टच हो गया तो आपको समझ जाना है कि ये दंत स्थान है, इसका दंत स्थान है। ठीक है, द। वैसे क ख ग करेंगे तो कंठ से निकलती है ध्वनियां, तो ये कंठ है यहाँ का। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपको समझ लेना है, बोल के समझ लेना है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निश्चल शब्द का, तो ये विसर्ग संधि है, और निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निह प्लस छल, निश्चल। ठीक है, निह प्लस छल। नेक्स्ट है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? मैथिली नहीं होता है, मैथिली होता है। वाहनी नहीं होता है, वाहिनी होता है। अनधिकार नहीं, अनाधिकार होता है। तो सही क्या हो जाएगा यहाँ पे? शुद्ध क्या हो जाएगा? स्मरण हो जाएगा, स्मरण। ठीक है। नेक्स्ट है, मई शब्द कौन संज्ञा है? मई शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, ये क्वेश्चन जिन्होंने सेट किया है ये भी गलत इन्होंने लिख दिया। मई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, मई क्योंकि महीने का नाम है और नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा यहाँ पे। अपराध शब्द कौन लिंग है? अपराध शब्द में कौन सा लिंग है? तो अपराध किया जाता है ना, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है। कर्पूर शब्द क्या है? कर्पूर से बना कपूर, तो कर्पूर कैसा शब्द हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। वैसा ही उठा के हिंदी में यूज अगर करने लग जाए ना माफ करिएगा, जो ओरिजिनल शब्द हैं, जो पहले से ही शब्द है, संस्कृत के शब्द हैं, वो उनको संस्कृत के शब्दों को जब ज्यों का त्यों उठा करके हम हिंदी में इस्तेमाल करने लग जाते हैं, हिंदी में उपयोग करने लग जाते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं क्या? तत्सम। और वही तत्सम जब लोग बोल नहीं पाते और वो टूट फूट जाते हैं और उससे कुछ अलग ही कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं तद्भव। यानी कि संस्कृत से विक्षिप्त शब्दों को तद्भव कहते हैं। तो कर्पूर से क्या बन गया? कपूर, तो कपूर हो जाएगा तद्भव, लेकिन कर्पूर क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ लेना है। अगला प्रश्न है, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो श्याम का स्त्रीलिंग होगा श्यामा। क्या होगा? श्यामा। अगला प्रश्न है, डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो देखिए, कारक कितने 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पर। तो अधिकरण आ गया ना पर, तो डाल पर यानी कि अधिकरण कारक का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, यह कलम किसकी है? तो यह कलम, कलम में क्या जुड़ गया? यह तो यह का मतलब क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मैंने खा लिया है, किस काल का उदाहरण है? तो देखिए, अभी तुरंत उसने खाया है, मैंने खा लिया है। अगर मैं बोलूं आपसे कि मैंने खा लिया है, यानी कि अभी अभी खाया होगा, तो ये वर्तमान काल में ही आता है। ठीक है, वर्तमान काल का उदाहरण है। पुष्प शब्द क्या है? तो पुष्प क्या है? क्योंकि संस्कृत का शब्द है तो तत्सम है, और पुष्प से क्या बन गया? फूल बन गया।
ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो देखिए, 3 प्रकार के शब्द होते हैं, यौगिक, ठीक है, रूढ़ और योग रूढ़। रूढ़ यानी कि ओरिजिनल वर्ड, यौगिक जो 2 शब्दों से मिलके बना हो, और ठीक है, और योग रूढ़ भी 2 शब्दों से मिलके बना होता है, लेकिन जो शब्द की दृष्टि से वो अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं चरण कमल, चरण कमल तो 2 शब्दों से मिलके बना है, यौगिक तो है लेकिन इसका शब्द हो जाता है विष्णु से, चरण कमल उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, योग रूढ़ ऐसे शब्दों को कहते हैं जो 2 शब्दों से मिलके तो बने होते हैं, लेकिन चरण कमल का जो ओरिजिनल अगर हम मतलब निकाले तो चरण कमल का क्या मतलब होगा, जिसके चरण कमल के समान है। लेकिन यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं निकल करके सीधे भगवान विष्णु से ये शब्द रिलेट हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं योग रूढ़, ठीक है। वैसे ही नीलकंठ की अगर बात करें तो नीला है जिसका कंठ, होना तो चाहिए यौगिक, लेकिन नीलकंठ बोलते हैं किस, कौन हमारे दिमाग में आता है, भगवान शिव, तो ये योग रूढ़ कहलाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, पराजय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग जो हम पहले लगाते हैं और जो पहले लगाते हैं और प्रत्यय जो हम बाद में लगाते हैं। तो उपसर्ग पर में कौन सा शब्द है उपसर्ग के तौर पे? तो परा प्लस अजय, परा प्लस जय तो पराजय, तो परा उपसर्ग है इसमें। त्यागी शब्द में प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, क्योंकि बड़ी की मात्रा है तो ई प्रत्यय होगा, ये पहला वाला, ठीक है। चाचा शब्द का विशेषण क्या है? तो चाचा का विशेषण कैसे बनाएंगे, वह मेरा चचेरा भाई है, वह मेरा चचेरा भाई है, या वह, ठीक है। तो चाचा से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा चचेरा। शूलपानी शब्द कौन समास है? तो शूलपानी में देखिए कौन सा समास है, शूलपानी का मतलब होता है भगवान विष्णु, ठीक है, ठीक है, जिसके हाथ में शूल है, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? तो पढ़ते हैं, राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, ये तो पहले ही गलत हो गया, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से कोई नहीं, तो राम ने पुस्तक खरीदा नहीं होगा, पुस्तक खरीदी, ठीक है। अगला है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक का मतलब क्या, द्रव्य का क्या मतलब होता है, लिक्विड, तरल पदार्थ, तो द्रव्यवाचक जिसको हम माप सके, तौल सके, तो दूध हो जाएगा यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। अगला प्रश्न है, उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो उसने अपने भाई का घर खरीदा, तो ये तो सिंपल एक ही लाइन में आ गया सारा का सारा, तो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सजीव शब्द का विलोम क्या है? सजीव शब्द का विलोम निर्जीव है। जपूजी किसकी रचना है? तो जपूजी जो रचना है वो है गुरु नानक की, ठीक है। अगला प्रश्न है, जरा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है? कह रहे हैं कि जरा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जैसे ही जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा पे जटा का मुकुट बना लिया। अगर आपने नागा साधुओं को देखा होगा तो वो जटाओं का, बालों का जटा बना लेते हैं और उसे एज ए मुकुट पहन लेते हैं, ऐसा लगता है कि उनके सर पे मुकुट सजा हुआ है। तन भस्म लगाई, चिता की जो लाश की जो राख होती है वो अपने तन पे लगा लेते हैं, ऐसा करके वसन छोड़ी तन नगन भया, वसन मतलब कपड़ा छोड़ देते हैं और नंगा रहने लगते हैं नागा जो है साधु। तो ये कह रहे हैं कि किस कविता की वो है, किस कविता से लिया गया है? तो ये लिया गया राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है। अगला प्रश्न है, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो ये प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। अगला है, इनमें से किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? किसके रचनाओं में सवैया देखने को मिलता था और घनाक्षरी देखने को मिलता था? तो घन से बना हुआ है घनाक्षरी, तो घन यानी कि घनानंद, क्या हो जाएगा आंसर, घनानंद की कविताओं में या इनकी रचना में सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो रसिक समाज की स्थापना जो की वो की बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने। किन्होंने? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने। अगला प्रश्न है, वीणा किसकी रचना है? तो वीणा जो रचना है ये है सुमित्रानंदन पंत की। किसकी? सुमित्रानंदन पंत की।
रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? अपने सामने जो कि एक कविता का नाम है, ये किन्होंने इसको लिखा है? तो इसको लिखा है कुंवर नारायण जी ने। अगला प्रश्न है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है? तो बूढ़ा चौकीदार जो मिलता है वो मिलता है घर के दरवाजे पर। तुर्की के महाकवि नाजीम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया था? तो इन्होंने किया था पहल पुस्तिका के रूप में। अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम सोफिया था। किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों की से परिपूर्ण है? देखिए, किनकी आरंभिक काव्य यानी कि शुरुआत में जब ये कविताएं करते थे, लिखते थे, तो प्रकृति के सौंदर्य और संवेदनशीलता इसमें बहुत देखने को मिलती थी। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की जो शुरुआती रचनाएं हैं ना, उसमें काव्य प्रकृति और सौंदर्य का संवेदनशील अभिव्यक्ति की गई है उसमें। इसीलिए सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो प्रेमघन के अनुसार भारत में आज भारतीयता दिखाई नहीं देती। कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो इस दुनिया में राम नाम के कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो देखिए, जन्म और जीवन व्यर्थ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो ये रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। किसकी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। अगला प्रश्न है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ? जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ? यह जिधर जाती चाहती काल उधर ही मुड़ता है, ठीक है। कहते हैं ना, यह जनता है, क्या कहते हैं? ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, यह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है या ली गई है? तो जनतंत्र का जन्म नामक कविता से यह पंक्तियां ली गई है। कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था कुंवर नारायण जी का जन्म। अगला प्रश्न है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? हमारी नींद कविता में जीवन क्रम जो पूरा हुआ है वो हुआ है मक्खी का। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जो अंतिम काव्य माना जाता है वो लोकायतन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। यानी कि कहते हैं ना, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊ, वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मानव ने जिस सूरज को रचा उस सूरज ने मानव को ही भाप बनाकर सूख लिया। और यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो हिरोशिमा नामक कविता से उद्धृत है, क्योंकि हिरोशिमा परमाणु एटम्स किन्होंने बनाया? मानव ने बनाया, और मानव का ही संहार हो गया इससे। अगला प्रश्न है, जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए एक शब्द है, तो कवि कहते हैं उसको। एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि कहेंगे कि मैं तुम सबको एक आंखों से देखता हूं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आदमी काना है, ठीक है, या उसकी एक आंख खराब है। उसका ये मतलब है कि वो सबको एक नज़र से देखता है, समान निगाह से देखता है, मतलब किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करता है, सबको क्या करता है? बराबर मानता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, य र ल व क्या है? तो ये अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है, ठीक है। ये चार क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व जब आप पढ़ेंगे ना तो आपके यहाँ कहीं पे कंठ से नीचे और आपका जो दिल है उसके ऊपर से आवाज आएगी, ऐसा लगेगा कि अंदर से ये आवाज आ रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्लियर है? चलिए, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? तो यशोधरा का संधि विच्छेद है यशः प्लस धरा, यशोधरा, ठीक है। हरि शब्द कौन सी संज्ञा है? तो हरि क्योंकि नाम है, तो नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अगला प्रश्न है, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसमें क्या है, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, तो ये विशेषण पदबंध का उदाहरण है। यानी कि उसकी विशेषता बता रहे हैं कि जो रात को पहरा देता था, रात को पहरा देने वाला, यानी कि ये इसकी विशेषता है और वो घर चला गया, तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? राजा दशरथ की 3 रानियां थी, हो शुद्ध लग रहा है। राजा दशरथ को 3 रानियां थी, तो ये गलत है। राजा दशरथ का 3 रानियां थी, गलत है। राजा दशरथ के 3 रानियां थी, गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? राजा दशरथ की 3 रानियां थी। अगला प्रश्न है, सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? क्योंकि धन की यहाँ पे बात हो रही है और सब की बात हो रही है, तो यहाँ पे निश्चित नहीं है कि कितनी संख्या है। अगर यहाँ पे मान ले लिखा होता 2 रोटी, तो वो उदाहरण होता संख्यावाचक विशेषण का, लेकिन यहाँ पे सब धन, तो परिमाण तो है लेकिन निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अगला है, गोमल क्या शब्द क्या है? गोमल शब्द देखने से ही लग रहा है संस्कृत का शब्द, तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा इसका उदाहरण, तत्सम का उदाहरण हो जाएगा। उपकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपकार में क्योंकि ऊ, तो ये वाली ऊ हो जाएगी। उपकार में ऊ शब्द उपसर्ग है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं शब्दांश? 2 प्रकार के होते हैं। अगला है, सर्प शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो सर्प बोलिए तो अ एंड में साउंड होगा, तो यानी कि कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्यय है। अगला है, अपमान शब्द का विशेषण क्या है? अपमान शब्द से कैसे विशेषण बनाएंगे? मैं तुम्हें अपमानित कर दूंगा, अपमानित हो जाएगा इसका विशेषण। अगला है, सभापति शब्द में कौन सा समास है? सभापति, सभा का पति यानी कि सभा का मुखिया, तो का जैसे आ गया तो तत्पुरुष समाज का ये समास का उदाहरण हो गया। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? नाली में बहता हुआ पानी तो विशेषण पदबंध का उदाहरण है। अगला है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, तो ये देखिए, ये मिश्र वाक्य है। यहाँ पे 2 वाक्य से मिलके एक वाक्य बना है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अगला प्रश्न है, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो नभ, क्या हो जाएगा? नभ। अंधकार शब्द का विलोम क्या है? तो अंधकार का क्या होता है? प्रकाश होता है, तो क्या हो जाएगा? प्रकाश। अगला है, शिव का उपासक के लिए एक शब्द है। जो लोग शिव की उपासना करते हैं उन्हें शैव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैव। अगला है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, खुशी में कुछ करना, तो अप्रत्याशित लाभ पाकर प्रसन्नता, ठीक है, ये हो जाएगा। सोना कौन लिंग है? सोना धातु में कौन सा लिंग है? तो क्या कहते हैं हम? खरा सोना कहते हैं ना, कि 24 कैरेट का खरा सोना है। ऐसा थोड़ी कहते हैं कि 24 कैरेट की खरी सोना है, ऐसा नहीं, खरा कहते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? धातु। ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग का उदाहरण है सोना। सोना महंगा हो गया है या सोना महंगी हो गई है? सोना महंगा हो गया है। सोनी महंगी कौन सी हो गई है? जो आपकी बाबू सोना वाली सोना। चलिए नेक्स्ट है, घड़ी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो घड़ी, क्योंकि एक जाति, पूरे जाति, घड़ी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। घड़ी बोलने से दीवार घड़ी का भी बोध होता है, कलाइयों पे बांधने वाली घड़ी का भी बोध होता है, तो घड़ी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो जेठ का क्या हो जाएगा? जेठ का हो जाएगा जेठानी। बखूबी शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए, बखूबी शब्द में जो समास है वो है बखूबी, यानी कि अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। दोनों अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जो दोनों होते हैं ना पार्ट, यानी कि शुरू के और दोनों पद क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? आ रहा होगा यानी कि भविष्यत काल का उदाहरण है। मंगम्मा को किससे विवाद था? तो मंगम्मा का विवाद अपनी बहू से था। किस चिंता में लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? ये सब वर्णिका से लिए गए हैं, वर्णिका जो आपकी पुस्तक है उससे ये प्रश्न लिए गए हैं। तो
बाढ़ आने की चिंता में लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी। सात कोड़ी का जन्म कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? तो शहर में काम में लगे हुए थे। मंगू कितने वर्ष की थी? तो देखिए मंगू जो थी वह 12 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की थी। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। क्या है? मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। वल्ली अमाल की लड़की का नाम क्या था? तो वल्ली अमाल की लड़की का नाम क्या था? पापती। क्या नाम था? पापती। वल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? तो वल्ली अमाल पीले रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई। सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? तो सीता गुलाबी ओढ़ना देख करके क्या हो गई? रुआसी हो गई। माफ करिएगा, गुलाबी ओढ़ना नहीं होगा, क्या होगा? काला ओढ़ना होगा। यहाँ पे ये गलती से हो गया। क्या? काला ओढ़ना देख करके वो रुआसी हो गई। अगला प्रश्न है, नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो नारायण की पत्नी का नाम भंवरी था। हेड नर्स का नाम क्या था? हेड नर्स का नाम था मिरांडा। क्या था? हेड नर्स का नाम था मिरांडा। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? जैसे ही बाढ़ आया ना तो सारे लोग एक ही कमरे में भरने लग गए तो लगभग 200 के करीब लोग एक ही कमरे में भर गए। श्रीनिवास किसके साहित्यकार है? तो अंग्रेजी के साहित्यकार है श्रीनिवास। अच्युत किसका बेटा था? तो अच्युत लक्ष्मी का बेटा था। तो यहाँ पे हमारे 100 के 100 MCQs समाप्त हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है एग्जामिनेशन में? आपको सिर्फ और सिर्फ 50 MCQs के ही आंसर करने हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की, ज़्यादा बुद्धि दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब खंड भी आ गया। क्योंकि मुझे आपको बताना था इसलिए मैंने 100 के 100 किए, आपको 100 नहीं करने हैं, ठीक है। खंड बी, पार्ट बी की बात करें तो इसमें 6 प्रश्न होंगे। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है, किसी भी एक गद्यांश को पढ़ना होगा आपको। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और 5 प्रश्न होंगे आपके सामने 2-2 अंक के। 10 नंबर का ये गद्यांश होगा। तो पहला गद्यांश अगर हम पढ़े तो देखिए, पहला गद्यांश है, महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्यरत हैं, उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में भी आगे आना चाहिए। ठीक है, पहले 2 लाइनों से क्या पता चला कि शिक्षा के क्षेत्र में तो वो है, उन्हें चिकित्सा यानी कि मेडिकल फील्ड में भी आगे आना चाहिए। महिलाएं शरीर और स्वभाव दोनों ही रूप से इस कार्य के लिए उपयुक्त होती हैं, है ना? मतलब शरीर से भी और स्वभाव से भी उनका नेचर क्या होता है? सौम्य होता है। क्योंकि महिलाओं में ममता ज्यादा होती है और चिकित्सा में क्या चाहिए? ममता ही तो चाहिए। हमारे देश में कई जगह महिलाएं अक्सर बीमार और कमजोर रहती हैं, उनके बच्चे भी कुपोषण के कारण अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। महिलाओं की इस तरह की समस्याओं का समाधान महिलाएं ही भली भांति कर सकती है। अब ये पढ़ लिया हमने गद्यांश। अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये देखिए, पहला प्रश्न है, वर्तमान में महिलाएं किस क्षेत्र में अधिक कार्यरत है? तो यहाँ पे साफ पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? शिक्षा। दूसरा प्रश्न है, महिलाओं को किस क्षेत्र में आगे आना चाहिए? तो चिकित्सा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। तो दूसरा क्या हो जाएगा? चिकित्सा। महिलाएं शरीर और स्वभाव दोनों से किस कार्य के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? चिकित्सा के कार्य के लिए। थर्ड है, बच्चे किस कारण अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं? तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं? बीमार रहते हैं और कमजोर रहते हैं, और कुपोषण के कारण क्या होते हैं? अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं की समस्या का समाधान कौन अच्छी तरह कर सकता है? तो महिलाओं की समस्या का समाधान महिलाएं ही अच्छे तरह से कर सकती है। तो देखा कितनी जल्दी हो गया ये पूरा का पूरा गद्यांश। अगला गद्यांश पढ़ते हैं, क्योंकि आपको एक ही गद्यांश पढ़ना है, मुझे आपको बताने इसलिए मैं दोनों पढ़ रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है। धर्म एक व्यापक शब्द है। धर्म क्या है? एक व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। मजहब, मत, पंथ या संप्रदाय सीमित रूप है। वहीं पे जो मजहब है, मत है, आपका मत अलग हो सकता है, पंथ अलग हो सकता है, संप्रदाय अलग हो सकता है। तो ये सब छोटे छोटे शब्द है, सीमित है, लिमिटेड है। लेकिन जो धर्म है ना, जो रिलीजन है, वह बहुत बड़ा टर्म है। संसार के सभी धर्म मूल रूप से एक ही है। कह रहा है कि संसार के जितने भी धर्म है वो मूल रूप से अगर बात करें तो एक ही है। सभी मनुष्य के साथ सद्व्यवहार सिखाते हैं। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप जाकर के मानव वध कीजिए, किसी की हत्या कर दीजिए, चोरी करिए,
ठीक है। सभी धर्म क्या सिखाते हैं? सद्व्यवहार सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं है। ईश्वर का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। सभी प्राणियों में एक प्राण स्पंदन होता है ना। जितने भी लोग हैं सब में एक ही तो प्राण है। प्राण के अलग अलग कैटेगरी है क्या? उसके रक्त का रंग भी एक है। ऐसा है कि आपके रक्त का रंग गुलाबी है, किसी का काला है, किसी का नीला है? नहीं है, सबका लाल है। सुख दुख और भाव बोध भी उनमें एक जैसा है। सभी को फीलिंग्स एक जैसी आती है। थप्पड़ मारने पे सबको चोट एक जैसा ही लगता है ना। आकृति और वर्ण, वेशभूषा, रीति रिवाज तथा नाम, ये सभी ऊपरी वस्तुएं हैं। ये जो ऊपरी वस्तु है ना, ये सब हमने दी है, हमने बनाई हुई है। लेकिन जो भगवान ने बनाई हुई है वो सारी चीजें समान है सब में। ईश्वर ने मनुष्य या इंसान को बनाया है और इंसान ने धर्म या मजहब को। ठीक है, तो इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। मनुष्य को किसने बनाया? ईश्वर ने। और इंसान ने बनाया धर्म या मजहब को। ध्यान रहे, मानवता या इंसानियत से बड़ा धर्म या मजहब दूसरा कोई नहीं। मानवता या इंसानियत से बड़ा धर्म और मजहब दूसरा कोई नहीं है। वह मिलना सिखाता है, अलगाव नहीं। धर्म क्या सिखाता है? इंसानियत क्या सिखाता है? मिलना सिखाता है, अलग होना नहीं सिखाता। धर्म तो एकता का द्योतक है। धर्म क्या होना चाहिए? धर्म से यूनिटी बढ़नी चाहिए, ना कि सेपरेशन बढ़नी चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न, धर्म कैसा शब्द है? तो धर्म बहुत ही व्यापक शब्द है। सभी धर्म क्या सिखाते हैं? तो सभी धर्म सद्व्यवहार सिखाते हैं। मनुष्य को किसने बनाया है? तो मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो इंसानियत या मानवता सबसे बड़ा धर्म है। धर्म किसका द्योतक है? तो धर्म एकता का द्योतक है। देखिए, हमने गद्यांश पढ़ा और झट से सारे के सारे प्रश्न हमने हल कर दिए। देखिए, अगला प्रश्न जो है फिर से गद्यांश है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। तो यहाँ पे भी 2 गद्यांश आपको दिए गए हैं और आपको पढ़ना है। तो ये देखिए, ये जो है मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या करना है? आपको स्क्रीनशॉट लेना है। 2 मिनट का पॉज करिए वीडियो, स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए और करके कमेंट करिए कि आपके कितने सही हुए और कितनी आसानी या कितनी डिफिकल्टी हुई आपको ये गद्यांश सॉल्व करने में। ठीक है, तो 2 मिनट पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और क्वेश्चन पे थोड़ी देर रुकता हूँ, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन 5 प्रश्नों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने ले लिया होगा। अब आगे बढ़, अब इस सेकंड गद्यांश का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। अब इन 5 प्रश्नों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व करके देखिए। उम्मीद करता हूं आपने ले लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। अब आपको एक निबंध लिखने के लिए आएगा, ऐसे राइटिंग आएगा। उसमें आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं और निर्देश भी दिया गया है कि किस तरीके से आपको निबंध लिखना है। तो किस तरीके से लिखना है? जैसे आपका टॉपिक हो गया वृक्षारोपण, ठीक है, वृक्षारोपण, तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी होगी। यानी कि जैसे आप, ये पेज है, आप यहाँ पे इस पेज में निबंध लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले यहाँ पे भूमिका लिखेंगे। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाएंगे कि वृक्षारोपण करने की जरूरत क्यों पड़ रही है या वृक्षारोपण क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझाएंगे। भूमिका, आप भूमिका लिख के लिखें, ठीक है। भूमिका जब आप लिख लीजिएगा, उसके बाद आप वृक्ष की महत्व को थोड़ा सा उजागर करिएगा कि पौधों से क्या क्या होता है, वृक्षों से क्या क्या होता है, क्यों जरूरी है वृक्ष। क्योंकि वृक्ष नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और क्या होगा? पृथ्वी एक दिन तबाह हो जाएगी, पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी। वृक्षों से हमें फल मिलता है, ये वृक्षों की महत्ता बताना है। लाभ में हम लिखेंगे क्या क्या फल मिलता है, उसके अलावा ऑक्सीजन मिलता है, उसके अलावा लकड़ियाँ मिलती है, बहुत सारी चीज़, जो भी आपके लाभ है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद कटाई से हानि क्या क्या हो सकती है, क्या भूमि का जो एक क्षरण हो सकता है, मिट्टी क्या हो सकती है, मिट्टी का कटाव होने लग जाएगा, है ना, मृदा अपरदन होने लग जाएगा, बहुत सारी हानियां हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। तो ये सब आप हानि में लिखेंगे। उसके बाद आप कंक्लूजन पे आएगा, निष्कर्ष निकालेंगे कि
अंत में आपने पूरे निबंध से निष्कर्ष क्या निकाला। तो निष्कर्ष हमेशा क्या होना चाहिए, आप लिखेंगे जो पॉजिटिव निष्कर्ष लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे, पॉजिटिव निष्कर्ष लिखेंगे। और अगर आप कुछ वो देना चाहते हैं, सजेशंस देना चाहते हैं, तो सजेशंस भी आप अपने लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे ना, इन पॉइंट्स के आधार पर जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपका जो निबंध होगा बहुत अच्छा निबंध बन के तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से मेरा विद्यालय में भी वही लिखना है, भूमिका, महत्व, समस्या क्या है विद्यालय, सुधार की ज़रूरत क्या क्या, क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, निष्कर्ष क्या आपने निकाला। उसी तरीके से स्वच्छ भारत, ठीक है। और कितने आपको निबंध लिखने होंगे, तो किसी एक विषय पर एक ही लिखना है। और देखिए आपके पास 5 ऑप्शन है, तो 5 में से एक लिखना है, काफ़ी इजी है, ठीक है। उसके बाद स्वच्छ भारत पे लिखना है, व्यायाम के लाभ पे लिखना है और पुस्तकालय पे लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सब पे लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन प्रश्नों पे निबंध लिख करके आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं अपनी मर्जी से नहीं करने वाला हूं। अगर आपको ज़रूरत होगी तभी करूंगा, ऐसे मैं आपको हिदायत दूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप खुद से ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आपको अगर डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यूज हर एक चैप्टर हिंदी में वर्णिका तथा गोधूली दोनों के एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं एग्जाम से पहले सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें जिसमें कोरोना महामारी के कारण हुए नुकसान का वर्णन हो। तो ये आपको पत्र लेखन करना है, अथवा या तो वृक्षारोपण के बारे में 2 छात्रों के बीच हुए संवाद को लिखें। तो या तो आप पत्र लिख लीजिए, या यहाँ पे 2 लोगों के बीच संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, तो उस तरीके से आपको 2 लोगों के बीच वृक्षारोपण के बारे में संवाद हो रहा है। जैसे 2 लोग आप ले लीजिए, मोहन और श्याम। तो मोहन पहले शुरू करता है, उसके बाद श्याम बोलता है, फिर मोहन बोलता है, फिर श्याम बोलता है। तो इस तरीके से आप संवाद राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक का लगभग 20 से 30 शब्दों में दे। अब इनको 20 से 30 शब्दों में देना है, तो अगर आपने पाठ पढ़ा हुआ है तो बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। मुझसे कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, उनके चिंतन एवं रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन हैं। तो ये पाठ के आधार पर इन सब प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा फालतू में। किसी भी 5 का देना था, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो या तो क का लिख दीजिए या ख का लिख दीजिए। क है आशय स्पष्ट करें, इसका मतलब बताना है। काशी संस्कृति की पाठशाला है, ऐसा क्यों बोला गया और बोला गया है तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो इसको स्पष्ट आपको करना है। उसके बाद है व्याख्या करिए, एक्सप्लेन करिए। गमले सा टूटता हुआ ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ घ, इसका व्याख्या करना है। तो इन दोनों में से किसी एक को कर देना है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 ऑप्शनल होंगे एमसीक्यूज और 6 प्रश्न आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मॉडल पेपर का जो सोल्यूशन है और जो मॉडल पेपर हमने डिस्कस किया आपको पसंद आया होगा। जो प्रश्न मैंने नहीं करवाए वो आपको खुद से करना है, ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। मुझसे कोई उम्मीद अगर आपको है, कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि मैंने एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव का बताया कि आपको चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए, बताइए ज़रूर मुझे कि कैसा आपको लगा। साथ ही साथ लाइक ज़रूर दबाइए, लाइक का जो बटन है। शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स है, कोचिंग का ग्रुप है, स्कूल का ग्रुप है, जो भी है सब में शेयर करिए। और सब्सक्राइब करिए एनसीईआरटी जोन को, ठीक है। आने वाले टाइम में 10th और 12th से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बिहार बोर्ड की हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू द एनसीईआरटी जोन। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।